आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को कि एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास जो है एक एग्जांपल बताइएगा जो वाइब्रेटरी मोशन तो हो लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो। ये पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो मैंने फिर लिखा है कि एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन जो SHM ना हो, बाउंसिंग बॉल बिकॉज इट डज नॉट फुलफिल द कंडीशन F is directly proportional to X. With increase and decrease and displacement force remains constant. इसको अगर मैं क्विकली एक्सप्लेन करूँ तो अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बॉल है और ये जो है हमारे पास अप एंड डाउन मोशन कर रहा है और इस पॉइंट से वो ऊपर और नीचे वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। सो इस पॉइंट से ऊपर जाते हुए डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, वापस आते हुए डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ तो हो रहा है। लेकिन अगर आप फोर्स को देखें, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बढ़े या कम हो जाए, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहता है और ये SHM नहीं हो सकेगी, क्योंकि SHM के लिए ज़रूरी है कि डिस्प्लेसमेंट चेंज होने के साथ हमारे पास जो है इंक्रीज़ होने के साथ फोर्स इंक्रीज़ हो और डिक्रीज़ होने के साथ फोर्स डिक्रीज़ हो। दूसरे क्वेश्चन में पूछते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी 0 के बराबर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। कहते हैं इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दें। तो मैंने सिंपल लिखा है कि हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो क्यों होती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने से पहले वहाँ पे बॉडी रुक जाती हैं और उसके रुक जाने की वजह से वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और एक्सेलरेशन क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक तो डायरेक्ट रिलेशन में है डिस्प्लेसमेंट के साथ। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मेन पोजीशन से अगर एज्यूम करते हैं ये हमारे पास मेन पोजीशन है और ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है और ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है और वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। या एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर से हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है और एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो डायरेक्ट रिलेशन में किसके साथ भी हैं? ये फोर्स के साथ भी हैं। तो दोनों रीज़न बता सकते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स को डायरेक्ट रिलेशन में है। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर फोर्स मैक्सिमम है, इसलिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। या एक्सेलरेशन खुद जो है डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट रिलेशन में है, रिस्टोर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि हमारे पास क्या होगा एक्सेलरेशन को अगर मास स्प्रिंग सिस्टम की मास को डबल किया जाए। तो ये तो आप लोगों को न्यूटन सेकंड लॉ से भी पता है कि मास और एक्सेलरेशन का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मेंशन भी किया हुआ है कि हमारे पास जो है मास और एक्सेलरेशन का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पे अगर हम मास अटैच्ड स्प्रिंग की डेरिवेशन को थोड़ा गौर से देखें तो डिराइव करते वक्त आपको एक्सेलरेशन और मास का इन्वर्स रिलेशन देखने को मिल जाएगी, यानी E इक्वल टू माइनस के ओवर एम एन टू एक्स। यहाँ पे देखें तो एक्सेलरेशन और मास का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर मास को हम डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन ने क्या हो जाना है? हाफ हो जाना है, क्योंकि इन्वर्स रिलेटेड है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि अगर टाइम पीरियड हमारे पास टी हो, हमारे पास टाइम पीरियड टी है, तो क्या होगा टाइम पीरियड को अगर लेंथ को जो है हाफ किया जाए। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, ये देखिए फार्मूला मैंने लिखा हुआ है 2π/L/g। ये सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, तो इसका फार्मूला है यानी अंडर द रूट हमारे पास जो टाइम पीरियड है उसका अंडर द रूट एल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो कहते हैं कि अगर लेंथ एल को हम हाफ कर दें, यानी ओरिजिनल लेंथ से लेंथ एल को हाफ करें, तो जो नई लेंथ है एल डैश बन जाएगी। तो नए टाइम पीरियड को क्या होगा? नए नए टाइम पीरियड को मालूम करें। तो मैंने नए टाइम पीरियड के लिए फार्मूला लिखा कि लेंथ चेंज हो गया तो नई टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा चेंज में इस फार्मूले में आप लोग को नज़र आ रहा होगा, डैश की शक्ल में नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ चेंज होने की वजह से टाइम पीरियड चेंज हो रही है। अब उन्होंने कहा कि लेंथ को हमने हाफ करना है, तो लेंथ को अगर हमने हाफ कर दिया तो वो ओरिजिनल लेंथ को हाफ कर दिया, तो इस ओरिजिनल लेंथ की जगह मैंने L/2 पुट कर दिया, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस L/2 को इसमें से अंडर द रूट 2 को मैंने बाहर लिखा है, अकेले लिख सकता हूँ, मैथमेटिक्स के रूल हैं। और ये जो 2π अंडर द रूट L/g है, ये हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान करें, यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे ये टी की वैल्यू मेंशन है, इस पूरी की जगह मैंने टी लिखी हुई है। सो हमारे पास जो नई टी डैश है वो इनिशियल टी के अंडर द रूट 2 से डिवाइड करें तो नई टी बन जाएगी। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो टाइम पीरियड नया टाइम पीरियड है वो पहले वाले टाइम पीरियड को अगर हम अंडर द रूट 2 से डिवाइड करें तो इसमें से नई टाइम पीरियड बन जाएगी। यहाँ पे मैंने अंडर द रूट 2 टाइम्स लिखा हुआ है, लेकिन ये 1/अंडर द रूट 2 टाइम है। इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेते हो तो अंडर द रूट 2 नहीं, 1/अंडर द रूट 2 टाइम कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि हमारे पास जो है अगर एक सिंपल पेंडुलम है और उसका जो टाइम पीरियड है वो 4 सेकंड है, उसका टाइम पीरियड 4 सेकंड है।
तो उसके पीरियड को क्या होगा, सेम रहेगा या चेंज होगा अगर हम स्टील बॉब को रिप्लेस कर दें, किसके साथ रिप्लेस करें? वुड की बॉब के साथ। याद रखिएगा इन्होंने कहा कि हमारे पास जो है स्टील बॉब को अम, एक वुड बॉब से करते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक और कंडीशन वो बताई कि हमारे पास वो स्टील बॉल जो है, वुड बॉब जो है और स्टील बॉल उसका साइज़ सेम है। सिर्फ़ जो है एक स्टील का बना हुआ है, एक वुड का बना हुआ है। अगर उन्होंने साइज़ सेम ना कहा होता तो फिर फ़र्क पड़ जाता, क्योंकि हम लेंथ जो है, अगर ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है तो उसकी याद रखिएगा जो लेंथ कंसिडर होगी वो लेंथ इस बॉब के सेंटर से लेकर हमारे पास जो है थ्रेड जहाँ से हमने फिक्स किया है वहाँ तक उसकी लेंथ कंसिडर की जाएगी। तो अगर फ़र्ज़ करें वो ये बोलता कि हमारे पास जो लेंथ है बॉब की साइज़ है वो चेंज हो गया, एक वुड का है और एक हमारे पास स्टील का है, लेकिन हमारे पास जो साइज़ है वो बॉब का एक का ग्रेटर हो गया, तो फिर हमारे पास ये जो लेंथ है उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ जाता और फिर टाइम पीरियड चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने खुद से कहा है कि नहीं, साइज़ सेम है, तो अगर साइज़ सेम है तो फिर हमारे पास जो है टाइम पीरियड को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग कहोगे कि क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो सिंपल पेंडुलम का है उसका टाइम पीरियड वो मैथ्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड के फ़ॉर्मूले में कोई मैथ्स नज़र आ ही नहीं रहा। ये फ़ॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? सिंपल पेंडुलम के लिए, तो यहाँ ये मैथ्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसी वजह से टाइम पीरियड सेम रहेगा, लेकिन अगर उसकी साइज़ चेंज हो जाएगी तो उसकी वजह से शायद ज़ाहिर-सी बात है उसकी लेंथ चेंज हो जानी है, तो फिर फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि हमारे पास जो है अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि सेम masses आर अटैच्ड टू डिफरेंट स्प्रिंग। वो एक वन इज वाइब्रेटिंग फास्टर बाय, कहते हैं एक फास्टर वाइब्रेट कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? तो अगर फार्मूले को देखा जाए टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एम ओवर के। सो एम तो कांस्टेंट है, एम तो हमारे पास कांस्टेंट है। अब चूंकि स्प्रिंग डिफरेंट है तो स्प्रिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के चेंजेस, स्प्रिंग चेंजेस, वैल्यू ऑफ के चेंजेस। तो अगर हम स्प्रिंग को चेंज करें क्योंकि स्प्रिंग डिफरेंट है तो स्प्रिंग चेंज हो रहा है, तो के चेंजेस। तो अगर के चेंज हो रही है तो फिर हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है के वैल्यू के ऊपर। तो अगर के की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे पास स्प्रिंग क्या होगा, वो टाइम पीरियड क्या होते जाएगी, कम होते जाएगा। के क्या बताता है? स्टिफनेस बताता है, यानी एक स्प्रिंग अगर के वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है स्प्रिंग ज़्यादा सख्त है, हार्ड है, और अगर के वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग हमारे पास उतना नरम है। तो अगर स्प्रिंग सेम नहीं है तो ज़ाहिर बात है एक की के की वैल्यू ज़्यादा, एक की कम है, तो जिसकी के की वैल्यू ज़्यादा है, हायर है, तो वो फास्टर वाइब्रेट करेगा क्योंकि हमारे पास उसकी टाइम पीरियड कम होगी, वो जल्दी-जल्दी अपनी मेन पोज़ीशन पे आ सकेगा। और जिसकी के की वैल्यू कम है, जिसके लिए के की वैल्यू कम है, उसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी उसको ज़्यादा देर लगेगी वापस अपनी पोज़ीशन पे। और इसी वजह से हम कहेंगे कि जो हमारे पास सॉफ्टर स्प्रिंग है, वो वाइब्रेट स्लोली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि हमारे पास जो है टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड इन मरी, टी टाइम पीरियड इसका मरी में है और कराची में जो है वो डिफरेंट है। तो वो कहते हैं कि इसको हम दोबारा से कैसे सेम कर सकेंगे कि उसका उतना ही टाइम पीरियड हो जाए जितना मरी में है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेंडुलम है और वो मरी में जो है उसकी जो लेंथ है वो एल है, टाइम पीरियड टी है, और वहाँ पे जी की वैल्यू भी हमारे पास, कोई जे की वैल्यू भी 9.8, वो थोड़ा बहुत फ़र्क ज़ाहिर-सी बात है। टी की वैल्यू में, जी की वैल्यू में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। हम किस तरह लिखते हैं? टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल डिवाइडेड बाय जी। अगर फ़र्ज़ करिए टाइम पीरियड हमारे पास कहाँ पे है? मरी पर है। तो कराची में ले आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे जी, कराची में जो जी की वैल्यू है, वो जी की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है। किस में से ज़्यादा है? मरी से ज़्यादा है। मरी में जो जी की वैल्यू है, मरी में जो जी की वैल्यू है वो कम है। तो अगर मरी में जी की वैल्यू कम है तो टाइम पीरियड क्या होगी? मरी में टाइम पीरियड ज़्यादा होगी। तो जब हम लेंथ को चेंज नहीं करेंगे और कराची इसको एज़ इट इज़ लेकर आएँगे तो जी की वैल्यू वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो अगर जी की वैल्यू बढ़ गई तो ज़ाहिर-सी बात है अब वहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? वहाँ पे टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो कराची में आके टाइम पीरियड ने कम हो जाना है। अब टाइम पीरियड कम हो गया है तो टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे जी की वैल्यू को तो हम चेंज नहीं कर सकेंगे। वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन हम लेंथ को चेंज कर सकेंगे। तो हम लेंथ को बढ़ा देंगे, लेंथ को बढ़ाने से हमारे पास वो टाइम पीरियड वापस जितना मरी में था उतना हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ग्रेविटी जी इज़ स्लाइटली स्मॉलर।
एट मरी देन कराची। और मैंने फार्मूला भी लिखा है कि वो किस फार्मूले से हम देखते हैं। तो और आगे मैंने रीज़न लिखी है कि इंक्रीज द लेंथ ऑफ टू मैच द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट में जो है पूछते हैं कि व्हाट हैपन टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव एंड अ रिपल्टिंग of time period of electrical vibrator is decreased, what will happen to the wave speed। कहते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी को क्या हो जाएगा, रिपल टैंक में फ्रीक्वेंसी को क्या हो जाना है, अगर हम टाइम पीरियड को क्या कर देते हैं, वाइब्रेटर की टाइम पीरियड को डिक्रीज कर देते हैं, तो फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी को क्या होगा और वेव की स्पीड को क्या होगा। ज़ाहिर बात है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है इन्वर्सली रिलेटेड है, तो अगर वो इन्वर्सली रिलेटेड है तो फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड डिक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का फिर एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर हम जो है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो टाइम पीरियड डिक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक दूसरे के साथ जो है इन्वर्स रिलेशन है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो टाइम वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और वी के हमारे पास क्या रहेगा, तो वी हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना आपने एफ इंक्रीज किया उतना वी क्या हो गया, उतना लेमडा डिक्रीज हो गया। तो देखिए जितना आप एफ को चेंज कर रहे हो उस हिसाब से लेमडा भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये हमारे पास 10 था और ये आपके पास 2 था, तो रिज़ल्ट क्या है 20 है। आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को हमने कितना बढ़ा दिया, फ़र्ज़ करें हमने इसको 20 कर दिया, तो जितना हमने इसको इंक्रीज़ इसको फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम इंक्रीज़ किया, तो वेवलेंथ जो है हमारे पास 2 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास आंसर 20 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर हमारे पास 20 आएगा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट में पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि हमारे पास वाई डू वाटर वेव्स रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्रीज ऑफ शेलो वाटर एंड डीप वाटर इन रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। तो कहते हैं कि जो हमारे पास वाटर टैंक होता है उस वाटर टैंक में हमारे पास डीप वाटर में स्पीड जो बाउंड्रीज पे हैं वो वाटर रिफ्रैक्ट करती हैं, उसका जो वेव्स है रिफ्रैक्ट कर लेते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। तो वो इस तरह क्यों करते हैं, उसकी रीज़न क्या है कि जो हमारे पास स्पीड है, किसकी स्पीड, वाटर वेव की जो स्पीड है वो डायरेक्टली रिलेटेड है डेप्थ के साथ। तो डेप्थ जितनी बढ़ेगी उतनी वाटर वेव की जो स्पीड है वो बढ़ जाती हैं। तो शैलो वाटर में जो है स्पीड स्लो हो जाती हैं, और उस स्पीड स्लो हो जाने की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और इस डायरेक्शन चेंज होने को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और यही फिनोमेना हम किसी भी वेव के लिए, चाहे हमारे पास मैकेनिकल हो चाहे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, सबके लिए हम इसी तरीके से डिस्कस करते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होकर स्पीड चेंज हो जाने की वजह से जो डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं उसको रिफ्रैक्शन फिनोमेना कहते हैं, और ये वेव प्रॉपर्टी है। आखिर में जो है, जो आखिरी सवाल है उसमें पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन के तहत जो है डिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रही होगी। जब हमारे पास डिफ्रैक्शन है क्या, डिफ्रैक्शन हमारे पास अगर ये एक ओपनिंग है और हमारे पास वेव जा रहे हैं, ये हमारे पास वेव आ रहे हैं, तो ये वेव आने के यहाँ से जब वेव पास हो रहे होंगे तो इस स्लिट से गुजर जाने के बाद ये स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस स्प्रेड हो जाने को क्या कहते हैं, स्प्रेड हो जाने को कहते हैं डायफ्रैक्शन। अब कहते हैं डायफ्रैक्शन कब ज़्यादा हो रही होगी, तो जो हमारे पास जो वेव इस स्लिट में से पास हो रहा है, इस वेव की जो वेवलेंथ है, जो वेव इस स्लिट में से या इस ऑब्स्टिकल में से जो पास होने वाली वेव्स हैं, इसका जो वेवलेंथ है, अगर स्लिट की साइज़ इस वेवलेंथ जितना है, स्लिट की साइज़ इस वेवलेंथ जितना है, या स्लिट की साइज़ इस वेवलेंथ में से कम है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, वेवलेंथ हमारे पास जो डायफ्रैक्शन है वो ज़्यादा हो रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से रिवाइज़ हो चुके होंगे, और नेक्स्ट इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।